गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइम्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद साहिब आप सबके इतिहास को डर को दूर भगाने आप सबके सामने आ चुका हूं। तो पिछली वीडियोस में मैंने आप सबको मिठाई खाने का और मिठाई बांटने का एक सुनहरा अवसर दिया था। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में जर्मनी के एकीकरण को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लिया था और उसे समझ भी लिया था। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए और यहां जाकर हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आए और आप भी अपने मोहल्ले में, अपने घर में मिठाई बांटने के लिए उत्सुक हैं। तो शुरू करते हैं अपने आगे की वीडियो। जैसा कि आपको पता है, हम सब बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को पढ़ रहे थे और उस कड़ी में जो आखिरी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अपने सफर को खात्मे की ओर बढ़ रहे थे, उसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इस टॉपिक से आपके बिहार बोर्ड के करीब करीब कभी कभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन तो समझिए कंफर्म रहते हैं। इससे इस टॉपिक से कम 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है। कभी कभी ज्यादा उत्सुकता में एग्जामिनर 5-5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से उठा के दे देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बिल्कुल अच्छे से देखें। तो शुरू करते हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। पहली बात याद रखिएगा, जो यूनान था ना, यूनान पूरे यूरोप के लिए यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। अगर एक क्वेश्चन आपका वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूरोप इस चैप्टर के लिए, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो इधर लिखेंगे हम लोग कि यूनान को, ठीक है, अच्छे से इधर लिख देंगे कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना, देखिए कितनी बड़ी उपाधि दी गई है, पालना कहा जाता है। क्योंकि पालना कहने का मतलब इस शब्द में बहुत गहराई छुपी हुई है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यानी कि यूरोप की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी उपज, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? यूनान से हुई है। पालना कहने का ये मतलब है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप का ज्ञान, विज्ञान, उसकी संस्कृति, उसका धर्म, उसका चिकित्सा विज्ञान, ये सारा कुछ यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्राचीन काल से ही, मध्यकाल से ही, अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। ठीक है, तो हुआ ये कि ऐसा देश, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो इतना प्रसिद्ध हो खासकर यूरोप वासियों के लिए, वो 15वीं सदी आते आते तुर्की, जो कि तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, उसके अधीन हो जाता है। एक दिन तुर्की के एक दिन राजा उठते हैं, उठ के चले आते हैं, बोलते हैं आज से यूनान हमारा, उसको कब्जा कर लेते हैं। 15वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य कहने का मतलब तुर्की समझिएगा, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य ये भी अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। साम्राज्य के अधीन हो गया। अब अधीन हो गया तो इसको भाई आजाद करवाने के लिए इसके अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना का उदय तो होगा ही होगा, यूनान के अंदर भी। तो राष्ट्रीयता की भावना का उदय कब होता है? राष्ट्रीयता की भावना का उदय होने की शुरुआत 1821 ईस्वी में शुरू होती है। मान के चलिए मोटा मोटी 1821 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। यूनान में राष्ट्रीयता जो आंदोलन चले उसका नेतृत्व अलेक्जेंडर चिपसिलांटी ने किया था। यहां पर 1821 में अलेक्जेंडर, नाम याद रखिएगा, चिपसिलांटी बहुत अच्छा नाम है, के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह शुरू हुआ। क्यों विद्रोह हुआ? क्योंकि तुर्की को अब हमें आजाद करवाना है। और ये विद्रोह ऐसे नहीं शुरू हुआ था, इस विद्रोह को शुरू होने के पीछे एक संस्था का बहुत बड़ा योगदान था जिसका नाम था हितेरिया फिलाइक। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनान में किस संस्था का गठन किया गया था? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा हितेरिया फिलाइक, जो कि ओटोवा नाम, वोट नहीं, अंगूठा वाला वोट नहीं, ओटोवा नामक जगह पर इस संस्था का
स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था? इस संस्था का एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी तुर्की को यानी कि ऑटोमन साम्राज्य को इस यूनान से क्या करना है, खदेड़ देना है, मार के भगा देना है। ठीक है, अगर आपके 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट लिख सकते हैं कि हितेरिया फिलाई एक संस्था थी जो इसकी स्थापना ओटोवा नामक स्थान पे हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि ऑटोमन साम्राज्य को यानी तुर्की को यूनान से दूर भगाना। ठीक है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था का गठन ओटोवा नामक स्थान पर हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। इस संस्था का, हितेरिया फिलाइक नामक जो संस्था थी, इस संस्था का उद्देश्य क्या था? इस संस्था का उद्देश्य था कि यूनान से तुर्की को यानी कि ऑटोमन साम्राज्य को बाहर खदेड़ देना है। अब आगे कहानी देखते हैं, आगे घटनाक्रम की क्या होता है। आगे इन सारी घटनाक्रम के बाद होता यह है कि देखिए, जो ग्रीक समाज था ना, सॉरी ग्रीक नहीं, ईसाई जगत 2 भागों में बटे हुए थे। ईसाई जगत 2 भागों में बटा हुआ था। एक जो भाग था उसको बोलते हैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, और दूसरा जो भाग था वो था रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च। हाँ, ईसाई जगत 2 भागों में बटा हुआ था, एक था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च और दूसरा नाम था रोमन कैथोलिक चर्च। तो जो रूस था ना, रूस और यूनान ये दोनों इसी चर्च के मानने वाले थे। वो किसके सपोर्टर थे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के समर्थक थे। और तो और फ्रांस भी कहीं ना कहीं इसी का समर्थक हुआ करता था। तो आप जानते हैं ना, लोगों के लिए धर्म कितना जरूरी चीज होता है। लोगों के लिए धर्म और भाषा बहुत जरूरी चीज होता है। तो अब जाहिर सी बात है, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, नाम याद रखिएगा 3 देशों का। किसका किसका? रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीनों लोग यूनान को आजाद करवाने के लिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी संस्कृति एक थी, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, फ्रांस का शासक उस समय था चार्ल्स 10। वो भी चाहता था कि क्या हो, कैसे भी करके इस यूनान को आजाद करवा दिया जाए, तुर्की से, ऑटोमन साम्राज्य से हटा दिया जाए। उस समय रूस जो था ना, रूस का शासक था अलेक्जेंडर, जार अलेक्जेंडर नाम था। वो भी चाहता था अपने मन से, मन तो उसका यही कहता था कि हमको यूनान को आजाद करवाना है, लेकिन बेचारा थोड़ा डरपोक किस्म का था, डरता था। और किससे डरता था जानते हैं? वही मेटरनिक भैया, याद है, घोर प्रतिक्रियावादी जो था, उससे डरता था। उसके दबाव में आकर कभी भी जार अलेक्जेंडर ने खुलकर ये नहीं कहा कि मुझे इस ऑटोमन एम्पायर को यूनान से हटाना है, कभी खुल के नहीं कहा। लेकिन सबका दिन आता है। तो जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद एक और राजा बनता है रूस का, जिसका नाम था जार निकोलस। मैं जार निकोलस द्वितीय की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में हम लोग चैप्टर 2 में जरूर पढ़ेंगे। मैं जार निकोलस की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद जो जार निकोलस राजा बनता है, कहां का? रूस का। तो वो खुल के इस बात का समर्थन करता है कि यूनान को आजाद करवाया जाए। भले ही कोई कह रहा है, इधर चार्ल्स 10 भी चाहता है कि क्या करवा दिया जाए, कैसे भी कैसे करके फ्रांस को आजाद यूनान को आजाद करवा दिया जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, रूस और इंग्लैंड, अभी फ्रांस भैया बाहर हैं, रूस और इंग्लैंड ने 1826 में संधि किया। रूस और इंग्लैंड की 1826 में संधि होती है, और उस संधि में ये कहा जाता है कि हमें ऑटोमन साम्राज्य को यूनान से हटाना है। उसके 1 साल बाद 1827 में लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, ठीक है, लंदन में एक सम्मेलन होता है। लंदन में क्या होता है? एक सम्मेलन होता है, लंदन सम्मेलन।
लंदन सम्मेलन, उसमें ये तीनों लोग शामिल होते हैं, ठीक है, लंदन सम्मेलन में। और वहां पर वो कहते हैं, तुर्की को डायरेक्ट वार्निंग देते हैं, देख बच्चा चुपचाप यूनान छोड़ के भाग जा, वरना अब तुमको हम लोग पीटेंगे। अब ये तुर्की अपने आप में ऑटोमन साम्राज्य अपने आप में बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, वो बोला है तू क्या कर लेगा, मेरा क्या मेरा बिगाड़ लेगा। उसने इसकी बात नहीं मानी। तो अगले बार होता है ये कि रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ये तीनों मिलके किस पर हमला कर देते हैं, तुर्की पर हमला कर देते हैं। और तुर्की का साथ देने के लिए सिर्फ एक देश आता है, वो आता है कौन, मिस्र। तो लड़ाई होती है, देखिए लड़ाई करवाते हैं किसकी किसकी इसमें, रूस, फ्रांस और इधर रहेंगे कौन, इंग्लैंड। देखिए इन दोनों का कोई, तीनों लोगों का कोई मतलब नहीं है, इन तीनों को यूनान से कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये लोग उसके लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके पीछे का सिर्फ एक कारण था, उनकी संस्कृति, उनका धर्म। और तो और इंग्लैंड का, सॉरी ये बताना बात मैंने भूल गया था, पहले बता देना चाहिए था, इंग्लैंड का एक कवि था, नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन बहुत महान कवि था। वो तो इतना उत्साहित था यूनान को आजाद करवाने के लिए कि अपने लोगों से चंदा इकट्ठा करके, फंड इकट्ठा करके इस विद्रोह में आ गया। जब 1821 में विद्रोह शुरू हुआ था, अलेक्जेंडर क्या नाम था, अलेक्जेंडर चिप सिलांटी के नेतृत्व में, तो वहां पर आ गया था ये कौन, लॉर्ड बायरन। बोला कि चलो इसका हेल्प करेंगे, लेकिन बेचारा इस युद्ध में शहीद हो गया था। सोचिए अब कि इंग्लैंड में, रूस में और फ्रांस में, फ्रांस के लोगों के मन में कितनी इज्जत थी यूनान के लिए। तो ये तीनों लोग लड़ने आ जाते हैं, किससे, लड़ाई होता है ढिसुम ढिसुम। एक तरफ होते हैं तुर्की यानी कि ऑटोमन साम्राज्य, और इनका साथ देने आता है बस एक मिस्र। और इसमें ये हो जाता है लूजर और ये हो जाता है विनर, ठीक है। अब संधि के बाद होगा वही, चलो भाई मीटिंग करते हैं। एक संधि होती है 1829 में, उस संधि का नाम दिया था एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 1 नंबर में पूछ जाते हैं, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई या किसके बीच हुई। किसके बीच हुई पता चल गया, जिसके बीच में युद्ध होगा उसके बीच में संधि होगा, ठीक है। आप इसको यूनान भी कह सकते हैं, यूनान और रूस, यूनान और तुर्की भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों लोग यूनान के ही समर्थन में आए थे ना। या इन तीनों का भी नाम लिख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, ऑप्शन कैसा है उस अनुसार आपको लिखना है। तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि होती है, और उस संधि में कहा जाता है, उस संधि में क्या कहा जाता है कि भैया यूनान कहाँ गया जी भाई अपना, तुर्की, भैया तुर्की तुम अब छोड़ के चले जाओ। तुर्की बोलता है ना ना छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इन तीनों ने बोलता है ठीक है, आपका बस नाम मात्र का प्रभाव रह जाता है, तुर्की का यूनान पर बस नाम मात्र का प्रभाव रह जाता है। लेकिन जो यूनान के राष्ट्रवादी थे उनको ये संधि पसंद नहीं आती है, नहीं नाम मात्र का भी क्यों रहे, जब हार गया तो पूरा छोड़ के जाओ यहाँ से, मेरे देश में तुम्हारा क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वही हाल था, बोला कि तुम अब यहाँ रह के क्या करोगे। तो फिर वहां पर धीरे धीरे थोड़े थोड़े विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, और अंततः 1832 में यूनान को एक आजाद देश के रूप में मान्यता मिलती है, आजादी मिलती है, ठीक है। आप याद रखिए यूनान कब आजाद हुआ, 1832 में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, 1829 में। तो यूनान में राष्ट्रीयता के उदय के संदर्भ में इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको से पूछे जाते हैं। एक बार सारे इस खिचड़ी को हम लोग समेट लेते हैं। शुरू हमने कहां से किया था, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि उसका ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, संस्कृति, धर्म पूरे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है। तो इसको आजाद करवाने के लिए सारे लोग 15वीं शताब्दी में ये तुर्की के अधीन आ गया था, ऑटोमन साम्राज्य में। तो इसको आजाद करवाने के लिए सारे लोग एक साथ आए, जिसमें से 1821 में अलेक्जेंडर चिप सिलांटी का महत्वपूर्ण नाम आता है। उनके नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह शुरू जाते हैं, और इस विद्रोह को समर्थन देते हैं कौन कौन, रूस, यूनान और फ्रांस, यूनान तो खुद था, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले देश थे। ईसाई जगत 2 भागों में बटा हुआ था, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। उसके बाद हितेरिया फिलाइक नाम की एक संस्था का भी गठन होता है। हितेरिया फिलाइक, इस संस्था का एक ही उद्देश्य था, ऑटोमन साम्राज्य को यूनान से एकदम बिल्कुल खदेड़ के, दौड़ा के एकदम मार देना है, इसको भगा देना है, ठीक है।
उसके बाद लॉर्ड बायरन नाम के एक व्यक्ति थे, महान कवि थे। लॉर्ड बायरन क्या थे? महान कवि थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है लॉर्ड बायरन कौन थे, तो लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के एक महान कवि थे जिन्होंने यूनान के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहां पर उन्होंने अपने देश के लोगों से फंड इकट्ठा करके उस युद्ध में लड़ने के लिए आए, लेकिन युद्ध में शहीद हो गए। लेकिन फैक्ट ये था कि युद्ध में घायल होकर वो शहीद नहीं हुए थे, उनको बेचारे को बुखार हो गया था, बुखार से ही बेचारे स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, ये फैक्ट था, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे 1826 में रूस और इंग्लैंड के बीच में संधि होती है। इस संधि में कहा जाता है कि हमें क्या करवाना है, तुर्की को यूनान से आजाद करवाना है। और एक साल बाद ही 1827 में लंदन में सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें फ्रांस बोलता है भैया हमू हैं, हमको भी आजाद कराना है, हम आ रहे हैं। ठीक है, और आते हैं और तुर्की को उसके साथ मिस्र आया था, पटक के पीट देते हैं। अब पीटने के बाद बोलते हैं सुन संधि करो, एड्रियानोपुल की संधि। और एड्रियानोपुल की संधि के बाद 1832 में अंततः यूनान को आजादी मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यूनान की राष्ट्रीयता में जो आंदोलन हुए थे या राष्ट्रीयता भावना जो जगी थी उसके बारे में बताएं, तो आप ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और इंपॉर्टेंट आपके जो पॉइंट का नाम है उसका नाम है हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय। इसी संदर्भ में एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं या कहीं आपके बुक में है, उसका नाम है हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय। आखिर कैसे हंगरी आजाद हुआ या हंगरी में क्या क्या घटनाएं घटी, उनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक हम इनको क्लीन करते हैं, तब तक आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, इंतजार कीजिए। 1 मिनट हम क्लीन करते हैं, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, आपने पानी वानी पी लिया है, अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, हम लोग हंगरी में पढ़ेंगे। हंगरी, कहीं आपको भूख तो नहीं लगी है ना? वही वाला ये हंगरी है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। याद रखिएगा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजधानी इसकी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, टूथपेस्ट नहीं है ये और ना ही बुढ़ऊ पेस्ट है, ये है बुडापेस्ट। तो देखते हैं कि आखिर हंगरी में कौन कौन सी घटनाएं घटी। आपको कुछ पीछे के वीडियो याद हैं? मेटरनिक भैया, ऑस्ट्रिया। याद रखिए, यूरोप के इतिहास का अगर सबसे बड़ा कोई विलन माना जाता है ज्यादातर देशों के लिए, तो वो है ऑस्ट्रिया। सबका विलन था क्योंकि सबके जमीनों को कहीं ना कहीं कब्जा उसने किया हुआ था। इन महाशय को भी उसने ही कब्जा किया था। हंगरी पे ऑस्ट्रिया का बहुत बहुत बड़ा प्रभुत्व था। लेकिन जो घटनाएं घट रही थी 1848 की, खासकर की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसका प्रभाव यहाँ पर हंगरी में होने लगा था। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं, लोगों के मन में राष्ट्रीयता के भावना का विकास होने लगा। यहाँ के लोग भी क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे, नहीं अब मुझे अलग होना है। और जिन लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया उनमें से 2 व्यक्तियों का नाम सबसे प्रमुख है। एक का नाम था कोसुथ और दूसरा का नाम था फ्रांसिस डिक। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग कि हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया प्रभाव था। ठीक है, 1848 की क्रांति का असर यहां पर भी पड़ा। 1848 की क्रांति का असर यहां पर पड़ा। ठीक है, और यहां पर पड़ा जिन 2 व्यक्तियों की वजह से, उन 2 व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम था कोसुथ। याद रखिएगा, कोसुथ और फ्रांसीसी डिक। सॉरी, फ्रांसीसी डिक नहीं, फ्रांसिस डिक। फ्रांस से आपको याद आ जा रहा है ना। फ्रांसिस डिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, अब इसमें जो कोसुद था ना, ये और जाना माना व्यक्ति था। इसने वर्गहीन समाज की एक अपना आइडियोलॉजी लोगों के सामने पेश किया। इसने लोगों को बताया कि समाज वर्गहीन होना चाहिए, उसमें कोई वर्ग क्लास नहीं होना चाहिए। जो 3rd क्लास होता है, 1st क्लास होता है, पूंजीपति वर्ग, सामंती वर्ग, ये सारा वर्ग नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से वहां पर इसका प्रभाव और बढ़ गया था। ठीक में जिन 2 व्यक्तियों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया उसमें से नाम था कोसुद और फ्रांसिस डिक। जिसमें से जो कोसुद था वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था और वर्गहीन समाज की परिकल्पना की इसने। और इसके वजह से जो ऑस्ट्रिया और यूनान, बार बार यूनान आ रहा है, यूनान नहीं हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों की जनता के मन में इन हंगरी को आजाद कराने के मन में भावनाएं जगने लगी।
और उसका इतना विरोध हुआ कि 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया ने हंगरी की कुछ बातें मान ली, हंगरी की मांगे स्वीकार की। कौन कौन सी वो मांगे थी? स्वीकार की। और कौन कौन सा प्रभाव था उसका? इस आंदोलन का प्रभाव कहिए या तो ये कहिए कि कौन कौन सी मांगे स्वीकार की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन कौन सी मांगे मांगी गई थी या कौन कौन सा बात माना गया था, क्या क्या प्रभाव हुआ था। तो पहली जो मांग उसकी मानी गई थी, बोला गया कि आप लोगों का एक स्वतंत्र मंत्री परिषद होगा, यानी कि हंगरी का एक क्या होगा? स्वतंत्र मंत्री परिषद होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ हंगरी के ही सदस्य शामिल होंगे, ये नहीं कि किसी दूसरे देश से आकर उसमें शामिल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, सेना को सुरक्षा दी गई, सीमा को सुरक्षा दी गई, किसके द्वारा? सब ऑस्ट्रिया के द्वारा। जो प्रतिनिधि सभा थी जिसका नाम था डायट, ठीक है, डायन नहीं, वही रूस वाला, वही वाला डायट, ठीक है। तो डायट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इन सारी बातों से हंगरी आजाद तो नहीं होता है, लेकिन हंगरी को एक अस्मिता प्रदान होती है, इसकी एक आइडेंटिटी, एक इसकी पहचान बनती है, ठीक है। इसके बाद इन घटनाओं को प्रभाव में आके दो जगह और भी है, एक है पोलैंड, वहां पर भी आंदोलन हुए। इस हंगरी की घटनाओं से प्रभावित होकर पोलैंड में भी आंदोलन हुए, लेकिन उस बेचारे को कोई समर्थन करने आया ही नहीं, न रूस समर्थन देने आया, न कोई समर्थन देने आया, बेचारा के आंदोलन को दबा दिया गया। और तो और बोहेमिया में भी आंदोलन हुआ, क्योंकि वहां पर भी ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, लेकिन वहां पर भी ज्यादा आंदोलन आगे नहीं बढ़ा। इन सारी घटनाओं से यूरोप में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें सारे देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, सिर्फ यूरोप नहीं, दुनिया के सारे देश कहीं ना कहीं आजादी की राह पे अग्रसर हुए, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपके सामने एक 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एक आखिरी टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें से है कि यूरोप में राष्ट्रीयता के उदय का परिणाम क्या हुआ। इन सारी घटनाओं को हमने पढ़ लिया, तो इन सारी घटनाओं का रिजल्ट क्या हुआ, ये बात को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।